Bismillahirrahmanirrahim. Students, hope everything is going good at your end. In today's lecture, we are going to discuss job order costing. To understand how products and services are costed is important for managers. Why it is important? Because managers usually have to decide what type of cost or what type of job they are going to adopt. In the determination of these costs, in calculation, help them in calculating the profits and also work out the managing strategic decisions. Because if the cost allocation is up to the mark or in liaison, then it will help the managers in effectively measuring and deciding what alternative is better for them and what option they have to choose. How this job order costing works out? There are two different costing methods which are usually used in the manufacturing concerns. One is the absorption costing method and the other is the variable costing method. Absorption costing method में क्या होता है? That all manufacturing cost, including fixed cost and the variable cost, is assigned to the product or the unit. Absorption costing means कि आपने जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट ली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको असाइन कर दिया टुवर्ड्स द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। वेयर इज वेरिएबल कॉस्टिंग में क्या होता है? दैट ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो असाइन की जाती है यूनिट्स प्रोड्यूस को, वेयर इज फिक्स्ड कॉस्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। तो दोनों एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है कि आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो आपकी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को असाइन करती है आपके यूनिट ऑफ आउटपुट पर। वेयर इज वेरिएबल कॉस्टिंग में सिर्फ आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो असाइन होती है ऑन द यूनिट्स ऑफ आउटपुट, वेयर इज योर फिक्स्ड कॉस्ट इज लेफ्ट असाइड, तो वो ऑन द होल पर बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। व्हेन सेम यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड तब तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता कि आपने किस तरीके से उसकी वेरिएबल कॉस्टिंग की, किस तरीके से फिक्स्ड कॉस्टिंग की, क्योंकि एक ही यूनिट है वो एट द एंड उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सारी की सारी कॉस्ट, राइट। बट व्हाट हैपन्स व्हेन डिफरेंट यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड? मीन्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, क्लॉथ मैन्युफैक्चर करती है, तो अब वो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। से फॉर एग्जांपल वो जीन्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं और जीन्स में मेल्स की भी आते हैं, फीमेल्स आते हैं और चिल्ड्रन भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो अब जब ये डिफरेंट टाइप के यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर उनमें डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनको वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अब जब डिफरेंट मैन्युफैक्चर डिज़ाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है जॉब और को कॉस्ट करना। फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप एलोकेट करो एग्जैक्टली द सेम अमाउंट जो कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में एलोकेट हुई है और फिर वो उस यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए। In order to sort out this problem of assigning the cost in situations where manufacturing firms are producing or manufacturing different type of units, तो फिर job order costing method जो है वो involve होता है। Job order costing method basically किस तरीके से calculate करता है? जब भी there are situations where different products are produced ईच टेन्योर के भाई हर पीरियड में, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारा ये फर्स्ट क्वार्टर रन हो रहा है जनवरी टू मार्च, तो हमने इसमें डिफरेंट यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं और डिफरेंट यूनिट्स में क्या है कि मेल की जीन्स भी है, फीमेल्स की भी है और चिल्ड्रन की भी। तो अब जब ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेम क्वार्टर में मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो फिर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है वो हमें हेल्प आउट करेगा। वो किस तरीके से हेल्प आउट करेगा? से फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि इस क्वार्टर में रनिंग क्वार्टर जो हमारा रन हो रहा है फर्स्ट क्वार्टर, उसमें हमने 10,000 मेन जीन्स प्रोड्यूस किए, 20,000 फीमेल की जीन्स प्रोड्यूस किए एंड 20,000 ही हमने चिल्ड्रन की जीन्स को प्रोड्यूस किया। तो जो 10,000 मेल जीन्स प्रोड्यूस हुई हैं, we will assign that cost related to these jeans to this job one, right? अब अगर हमने अदर जॉब को आइडेंटिफाई किया हो तो फिर हमने उसके साथ उसको असाइन कर देंगे। इसी तरह हमने चिल्ड्रन की तो हम जॉब थर्ड को उसके साथ असाइन कर देंगे। अब
Job order costing basically is a system of assigning and accumulating manufacturing cost of an individual unit of output. कि आपने जो भी कॉस्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसको असाइन की है या उस पर आपकी यूज हुई है, उसको उस इंडिविजुअल आउटपुट पर किस तरीके से असाइन किया जाएगा, वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड जो है वो फैसिलिटेट करता है. अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज दिस direct material, direct labor, and manufacturing overhead are the basically three costs that are coupled under the manufacturing cost, whereas rest are assigned to the non-manufacturing cost, which is the selling and administrative cost. अब हमारी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड किस तरीके से वर्कआउट कर रहा होता है, डेट वी हैव असाइन. हमने अभी एग्जांपल को डिस्कस किया, हमने कहा मेल्स जीन्स प्रोड्यूस करें 10,000, देन इट इज असाइन टू द जॉब 1. इस कैटेगरी में हमने 10,000 जीन्स को प्लेस कर दिया. Other job 2 is to manufacture 20,000 genes of females. तो हमने उन 20,000 genes को इधर place कर दिया. And then the 20,000 genes for the children, which is assigned to the job 3. अब ये जो 3 jobs हमने identify करनी, हमने इन 3 jobs को किस तरीके से cost assign करना है, उस method को job order costing method कहते हैं. अब जो जॉब 1 होगी जिसमें हमने मेल की जीन्स को प्रोड्यूस करना है, तो उसमें भी डायरेक्ट मटेरियल इन्वॉल्व हो रहा होगा, डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व हो रही होगी और फैक्ट्री ओवरहेड इन्वॉल्व हो रहा होगा. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड का जो सबसे बेसिक पॉइंट है या जिस पर ये प्रोसेस जो है वो वर्कआउट करता है, जिस पे कि ये वर्कआउट करता है वो ये है कि इसमें इंडिविजुअल जॉब को हर तरह की कॉस्ट, वेरिएबल है या फिक्स कॉस्ट है, वो असाइन कर देनी है. उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको आइडिया हो सके, क्लियरली यू कैन कैलकुलेट कि इस जॉब ने कितनी कॉस्ट जो है वो एक्यूमुलेट की है, इस जॉब को फुलफिल करने के लिए हमारा कितनी कॉस्ट जो है वो टोटल में कंज्यूम हुई है, और हमारा इस जॉब से में जितना आउटपुट हमें प्रोड्यूस हुआ उसका इंडिविजुअल आइटम का कॉस्ट एलिमेंट कितना इन्वॉल्व रहा है. अब से फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे मेल की जीन्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है 2000 और 2500 में, वेयर इज फीमेल्स जीन्स इज अवेलेबल फॉर 1500 टू 2000. तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड ने हमें हेल्प आउट किया टू स्पेसिफाई द कॉस्ट और द यूनिट प्राइस ऑफ ईच आइटम. क्योंकि अगर हमने इन दोनों जॉब्स को सेग्रीगेट ना किया हुआ होता और इन दोनों को कपल कर देते कि अंडर वन जॉब, तो फिर हमें क्लियरली ये चीज़ फाइंड आउट ना कर पाते कि कौन सा यूनिट ज़्यादा कॉस्ट जो है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं. अब अगर हमने 10,000 यूनिट्स इसके प्रोड्यूस किए हैं और 20,000 यूनिट्स इसके प्रोड्यूस किए हैं, एंड से फॉर एग्जांपल 100,000 की कॉस्ट इसने एक्यूमुलेट की और 100,000 कॉस्ट इसने एक्यूमुलेट की, लेकिन जब हमने 100,000 को 10,000 यूनिट से डिवाइड किया तो इसकी कॉस्ट 1000 आ गई या 100 आ गई और जॉब 2 की कॉस्ट डिफरेंट आ गई. इस वजह से जब हमारे पास कॉस्ट डिफरेंट आई तो हमने उसका यूनिट प्राइस भी डिफरेंट सेट किया. अदरवाइज अगर हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को यूज ना कर रहे होते तो फिर शायद हम एक एवरेज कॉस्टिंग मेथड पर जाते और फिर दोनों के जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए होते टोटल कॉस्ट पर को डिवाइड करते हैं उन यूनिट्स के साथ, और फिर हम उस वाले को प्राइस को सेट करने में यूज कर देते हैं, जो कि एग्जैक्ट पिक्चर ना देती या एग्जैक्टली उस कॉस्ट को असाइन ना कर पाती. तो इस तरीके से जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है वो हमें हेल्प आउट करता है. टोटल कॉस्ट जो है वो जितनी भी मैन्युफैक्चर होगी उसको हम जब नंबर ऑफ यूनिट से नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे तो फिर हम उस जॉब के एट एन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पर को एलोकेट कर सकते हैं या लोकेट कर सकते हैं. जिस तरह अगर 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं और 100,000 उसकी कॉस्ट है तो फिर हम 100,000 विल बी डिवाइडेड बाय 10,000, तो हमारे पास 100 जो है वो उसकी कॉस्ट या जितनी भी उसकी कॉस्ट कैलकुलेट होती है उसको हम पर यूनिट कॉस्ट जो है वो असाइन कर देंगे. अब एक एग्जांपल चेक करते हैं ताकि हमें क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है वो किस तरीके से वर्कआउट करता है. एग्जांपल जॉब कंसिस्ट ऑफ 2 experimental couplings that Yost Precision Machining has agreed to produce for Loops Unlimited, a manufacturer of roller coaster.
Couplings connect the cars on the roller coaster and are a critical component in the performance and safety of the ride. How this job is going to be cost. अब सबसे पहली चीज़ आइडेंटिफाई क्या करना है कि कौन सी दो कंपनीज जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं इन दिस प्रोसेस. फर्स्ट इज द यॉश प्रिसिजन मशीनिंग, जिसने कि एग्री किया है टू प्रोड्यूस फॉर लूप्स अनलिमिटेड. ठीक है, लूप्स अनलिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रोलर कोस्टर, जिसके साथ एग्रीमेंट किसने किया है, यॉश प्रिसिजन मशीनिंग ने किया है. और उस मशीनिंग ने, प्रिसिजन मशीनिंग का जो कंपनी है, उसने करना क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर ऑफ रोलर कोस्टर्स हैं, इनके टू एक्सपेरिमेंटल कपलिंग्स जो हैं वो इनको बना कर देंगे. मीन्स जो उस रोलर कोस्टर पे गाड़ियाँ चलेंगी, मूव होती हैं, उनको के स्टैंड्स और उनकी कपलिंग्स इस तरीके से कि वो गाड़ियाँ गिरे नहीं, उनके जो फ्रेम है उसको डेवलप करके देना है यॉश प्रिसिजन मशीनिंग ने. और उसने ये काम किसको करके देना है, लूप्स अनलिमिटेड को. अब कपलिंग्स कनेक्ट द कार्स ऑन द रोलर कोस्टर, जो कि कनेक्ट कर देती हैं, एंड अ क्रिटिकल कंपोनेंट इन द परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी ऑफ द राइड. अब कपलिंग्स जो है वो किस तरीके से डेवलप होंगी, फर्स्ट थिंग इज, फिर उनके डेवलपमेंट का प्रोसेस किस तरीके से चलेगा, सेकेंड थिंग, एंड नंबर थर्ड इज कि जो भी प्रोसेस होगा जिसके थ्रू वो कपलिंग्स जो है वो मैन्युफैक्चर होंगी, उसको कॉस्ट किस तरीके से असाइन की जाएगी. तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में ये मेथड किस तरीके से वर्कआउट करता है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में बिल ऑफ मटेरियल डेवलप होता है, प्रोडक्शन ऑर्डर बनता है, मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म बनता है, एंड देन द जॉब कॉस्ट शीट जो है वो प्रोड्यूस होती है. अब सबसे पहली चीज़ कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है और वो किस तरीके से बनता है. अब हमने जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं उसमें यॉश जो प्रिसिजन मशीनिंग है, उसने कपलिंग्स को मैन्युफैक्चर करना है. और किसके लिए मैन्युफैक्चर करना है, लूप्स लिमिटेड के लिए, अनलिमिटेड के लिए. तो वो जो कपलिंग्स मैन्युफैक्चर होने हैं, उन कपलिंग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल इन्वॉल्व होगा, उसके लिए बिल ऑफ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा. बिल ऑफ मटेरियल जो है वो बेसिकली इज अ डॉक्यूमेंट that lists the type and quantity of each type of direct material which is involved in the production procedure. उन कपलिंग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जो डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उसको इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्टिंग को बिल ऑफ मटेरियल बोला जाएगा. से फॉर एग्जांपल उन कपलिंग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें डिफरेंट कनेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं और उससे रिलेटेड एक दो चीज़ें जो है मेटल की और रिक्वायर्ड होती हैं. तो हम बिल ऑफ मटेरियल में क्या करते हैं कि हम इन तीनों चीज़ों को जो भी रिक्वायर्ड होती हैं उनको इन्वेस्ट करते हैं. सेकेंड थिंग इज कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के साथ. से फॉर एग्जांपल हमने 10 कपलिंग्स मैन्युफैक्चर करके देनी है और ईच कपलिंग के लिए 2 कनेक्टर्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं. इट मीन्स कि 2 कनेक्टर्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10, तो हमें 20 कनेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर द कपलिंग. तो बिल ऑफ मटेरियल में वो सब इन्वेस्ट, वी विल इन्वेस्ट द डायरेक्ट मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कपलिंग्स. तो वो बिल ऑफ मटेरियल बन जाता है. उसके बाद व्हेन इट हैज बीन डिसाइडेड विद द कस्टमर कि हम ये वाली चीज़ मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं और इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए इतनी क्वांटिटी ये मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, उस मटेरियल की इतनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी और वो मटेरियल इतने प्राइस या इतने अमाउंट का आएगा, तो फिर हमारा बिल ऑफ मटेरियल जो है वो फाइनलाइज हो जाता है एंड वी विल प्लेस अ शिपिंग ऑर्डर विच इज कॉल्ड द प्रोडक्शन ऑर्डर. राइट. अब प्रोडक्शन ऑर्डर क्या होता है कि हमारा जो बिल ऑफ मटेरियल है इट इज फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन, जहाँ पे इस मटेरियल को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट फॉर द प्रोसेस. तो फिर प्रोडक्शन ऑर्डर में हम जो जो रिक्वायरमेंट जो बिल ऑफ मटेरियल में फाइनलाइज हुए हैं, हम उसकी परचेजिंग या उसकी प्रोडक्शन के लिए हम अपने जो है वो कम्युनिकेट कर देते हैं. अब नेक्स्ट थिंग इज मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म. अब जब प्रोडक्शन ऑर्डर प्लेस होता है, द यॉश मैन्युफैक्चर जो कंपनी है उसने प्रोडक्शन ऑर्डर प्लेस कर दिया कि हमने कनेक्टर्स हमने कपलिंग्स प्रोड्यूस करने एंड वी वांट और रिक्वायर्ड 20 कनेक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10 कपलिंग्स.
तो हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर चला गया कि हमें 20 कनेक्टर्स जो है वो रिक्वायर्ड। अब जो प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म है, दैट इज कि हमने वो जो सप्लाईज रिक्वायर्ड है फॉर दैट प्रोसेस हम वो स्टोर रूम से डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर में हमने 20 कनेक्टर्स रिक्वायर्ड किए थे, इसके लिए मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म जो है वो स्टोर से साइन होकर हमें वहां से वो 20 कनेक्टर्स को जो है उठाने की परमिशन मिल जाएगी। इट मीन्स के पहले स्टेप में जहाँ बिल ऑफ मटेरियल था, हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें कौन सी डायरेक्ट मटेरियल चाहिए। सेकेंड थिंग इज प्रोडक्शन ऑर्डर, जिसमें जो भी रिक्वायरमेंट थी हमारे डायरेक्ट मटेरियल की वो प्रोसेस होंगी। एंड थर्ड थिंग इज मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म, जिसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर द डायरेक्ट मटेरियल वो हमें स्टोर रूम से अवेलेबल होती है। मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म जो है बेसिकली हमें सप्लाई करता है टाइम एंड क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल विच वी वांट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड वी वांट इट आउट फ्रॉम द स्टोर रूम। हम स्टोर रूम से निकलवाएंगे सो दैट वी कैन प्लेस इट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब जब मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म भी साइन हो गया और हमें प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल भी अवेलेबल होगा, then the final step will be the job cost sheet. जॉब कॉस्ट शीट बेसिकली आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को असाइन करती है और कंप्लीट जो कॉस्ट है एलोकेटिंग टुवर्ड्स द वन जॉब वो एक शीट पर असाइन करके प्लेस कर देती है। इट विल हेल्प कि आपके पास इस जॉब से रिलेटेड जितनी भी तरह की कॉस्ट होगी वो वन शीट पर प्लेस हो जाएगी। बेसिकली इस सारे प्रोसीजर का पर्पस क्या होता है, वी कैन आइडेंटिफाई कि हमें किस काम के लिए कितनी चीज़ चाहिए और कितनी चीज़ आपने स्टोर रूम से किस पर्पस के लिए ली है। और स्टोर रूम जो मटेरियल एक्विजिशन फॉर्म वो हेल्प आउट करेगा कि आपके स्टोर से इस जॉब से रिलेटेड इतनी चीज़ें मूव हुई हैं और इस जॉब से रिलेटेड इतनी चीज़ें मूव हुई हैं। तो वो इजीली असाइन कर सकेंगे कि आपकी कितनी तरह की जॉब्स कंप्लीट हुई हैं और उन जॉब्स ने कौन कौन सी तरह की कॉस्ट जो है वो उसके साथ रिलेट कर रही है। अब जो लास्ट में हमने जॉब कॉस्ट शीट को डिस्कस किया, उसको इसमें से ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट जॉब कॉस्ट शीट बेसिकली क्या डिपेक्ट करती है या क्या शो कर रही होती है। दैट जॉब नंबर असाइन हो गया 2B47, इट मीन्स दैट द कपलिंग्स यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर उसका जो जॉब नंबर है वो ये है। डिपार्टमेंट क्या है, मिलिंग का। आइटम क्या है, स्पेशल ऑर्डर कपलिंग्स, कि हमने वो जो ऑर्डर कपलिंग्स हैं वो मैन्युफैक्चर करके देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स हैं, डायरेक्ट लेबर है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। उनमें हमें डायरेक्ट मटेरियल आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमने रिक्वेस्ट नंबर, इट मीन्स जो आपने मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म बनाया था उसका रिक्वेस्ट नंबर विच इज असाइन टू दिस जॉब और उसके अगेंस्ट आपने कितनी अमाउंट का मटेरियल जो है वो स्टोर रूम से मूव करवाया। सेकेंड थिंग इज के डायरेक्ट लेबर किस तरीके से कैलकुलेट होगी कि उन कपलिंग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें जितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड थे एंड will be multiplied by the rate of the labor hours, तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट कॉलम में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है और वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा कि आपके मशीन या डायरेक्ट लेबर आवर्स या जो भी आपने एलोकेशन बेस यूज करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, तो फिर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसमें एक चीज तो क्लियर है कि आपने करना क्या था, वो किस जॉब में असाइनमेंट हुई और उसके लिए आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड था वो आपने स्टोर रूम से मूव करवा दिया और उसको मूव करवाने के लिए आपने डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म को यूज किया जिसमें कि प्रोडक्शन ऑर्डर आ रहा था और मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म आ रहा था जिसके थ्रू आपने डायरेक्ट मटेरियल जो है वो प्लेस कर दिया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे जितने डायरेक्ट लेबर यूज होंगे उसको प्रोड्यूस करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए हम उसको सिंपल उस जो लेबर रेट है या जितना हम उनको पे कर रहे होंगे लेबर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब जो चीज रिमेनिंग है दैट इज दैट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कि हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और उसको किस तरीके से असाइन करेंगे।
तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को असाइन करने के लिए नॉर्मली वी यूज और द करंटली जो मेथड अप्लाई होता है दैट इज द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को कैलकुलेट करने के लिए प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट जो है वो नॉर्मली कैलकुलेट किया जाता है या यूज किया जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स कि आपकी जितनी भी कॉस्ट जो कि आपके कन्वर्जन प्रोसेस या फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रही होती है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। अदर देन योर डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, जो भी कॉस्ट रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी हम उसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कहेंगे। अब हमारे ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना क्यों मुश्किल हो जाता है? उसकी पहली रीजन तो यह है कि हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो उसको असाइन करना टुवर्ड्स द पर्टिकुलर यूनिट प्रोडक्शन वो मुश्किल हो जाता है कि हमारी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो डिफरेंट तरह की होती है और हम उसको पर्टिकुलर यूनिट को लेकर उसको असाइन नहीं कर पाते। उसकी रीजन क्या है? देयर आर नंबर ऑफ आइटम्स जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नंबर ऑफ आइटम्स मींस जो भी चीजें जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा यूज हो रही हैं वो तमाम की तमाम हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हेल्प आउट कर रही होती है और वो तमाम आइटम्स जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हेल्प आउट कर रहे होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हम इंडिविजुअली असाइन नहीं कर पाते हैं या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमने किस कॉस्ट को किस तरीके से यूनिट पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। से फॉर एग्जांपल अब हमने एक सुपरवाइजर की सैलरी और उस बिल्डिंग का रेंट, उस बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन से लेकर छोटे से छोटी चीज़ जिस तरह अगर आपने कोई कपलिंग्स ही लेने जिनको मैन्युफैक्चर करना है तो उसमें जो ग्रीस या नेल्स यूज हो रहे होंगे इन तमाम की कॉस्ट को परफेक्टली या एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना और फिर उनको एलोकेट करना पर यूनिट पर इज अ डिफिकल्ट जॉब। तो फिर इसलिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को एक प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट असाइन कर देते हैं सो दैट कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो प्रॉपरली एलोकेट हो सके। थर्ड रीजन इज दैट द फिक्स्ड कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। नॉर्मली जो हमारी डेप्रिसिएशन है या सैलरी है वो फिक्स नेचर की होती है। अब जो फिक्स नेचर की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट में वो ज़्यादा एलिमेंट कवर करती है बनस्पत ये कि जो वेरिएबल कॉस्टिंग होती है। जिस तरह हमने अगर ये कहा कि हमें नेल्स जो है वो कपलिंग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 4 चाहिए थे या 6 चाहिए थे, वो शायद आइडेंटिफाई हो सके या चेंज हो सके कि किसी में 2 यूज हो रहे हैं, कोई और चीज़ यूज हो रही है तो उसमें 4 लग रहे हैं, किसी में 6 लग रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स कॉस्ट के साथ आपके डेप्रिसिएशन या फिर रेंट ऑफ द बिल्डिंग या फिर आपकी सैलरी ऑफ द सुपरवाइजर भी चेंज हो सके। नंबर ऑफ नेल्स तो चेंज हो रहे होंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, लेकिन फिक्स नेचर के जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं होते। अब जब फिक्स नेचर के कॉस्ट चेंज नहीं होते इसलिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट को किस तरीके से असाइन करें। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो किस तरीके से वर्कआउट हुआ कि हम प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट जो है वो असाइन कर देते हैं। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट हमें कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करता है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है वो इन टोटल यूनिट्स पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी या टोटल जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए होंगे उनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी। जो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि हमने सबसे पहली चीज़ जो है ओवरहेड रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम एलोकेशन मेथड को यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द एलोकेशन मेथड? कि बेसिकली हम एलोकेट कर सकें कि हमने कौन सी कॉस्ट को इस यूनिट के साथ किस तरीके से रिलेट करना है। तो एलोकेशन मेथड के लिए allocation method basically is used to assign the overhead cost to the products। कि आपने जो कॉस्ट है
वो प्रोडक्ट को असाइन करनी है तो आपने एलोकेशन मेथड जो है वो यूज़ करना है। अब एलोकेशन मेथड कैसे वर्कआउट करता है? बेसिकली एलोकेशन मेथड इज डन बाय सेलेक्टिंग द एलोकेशन बेस। अब दो चीज़ें हैं, एक है एलोकेशन मेथड एंड द अदर थिंग इज एलोकेशन बेस। एलोकेशन मेथड बेसिकली क्या करता है कि जो आपने कॉस्ट है वो असाइन करनी है टू द प्रोडक्ट, ठीक। अब एलोकेशन मेथड ने वो कॉस्ट किस तरीके से प्रोडक्ट को असाइन करनी है वो एलोकेशन बेस डिसाइड करेगा। एलोकेशन बेस क्या होती है कि आपने फाइंड आउट करना है कि आपने उस चीज़ को किस तरीके से मेजर कर सकते हो। जिस तरह हमने अगर किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना हो कि इसकी कितनी कॉस्ट होगी तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लेट्स सपोज कि हमने यहाँ से ट्रैवल करना है बहावलपुर, तो हमने अपनी कॉस्ट किस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है कि हमारा कितना पेट्रोल यूज़ हो रहा है। जब हम पेट्रोल को के थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पेट्रोल लीटर्स में अवेलेबल होता है या किस में अवेलेबल होता है, सो दैट वी कैन क्लियरली असाइन द कॉस्ट टू आवर जर्नी और कॉस्ट। तो जब हमने पहली चीज़ कि एलोकेट किस तरीके से करना है कि हमने हमारे ट्रैवलिंग को असाइन करना है कि हमने यहाँ से भावलपुर मूव किया है तो हमारा जो एक्सपेंस आया वो हमारे ट्रैवलिंग से रिलेटेड होगा, ठीक। तो एलोकेशन आइडेंटिफाई होगी। अब जब एलोकेशन मेथड आइडेंटिफाई हो गया तो अब हमने उस मेथड में फर्दर ये डिस्टिंग्विश करना है कि हमने किस बेसिस पर अपनी ट्रैवलिंग को जो है कॉस्ट करना है। तो हमने एलोकेशन बेस आइडेंटिफाई करनी और हमने एलोकेशन बेस क्या आइडेंटिफाई की कि जो हमारी ट्रैवलिंग यहाँ से बहावलपुर तक की होगी उसमें जितने लीटर पेट्रोल यूज हुआ होगा उसके थ्रू हम अपने कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जितने लीटर पेट्रोल यूज हुआ होगा हम सिंपली उस पेट्रोल को मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्राइस के साथ, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ आवर ट्रैवलिंग और जर्नी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो एलोकेशन मेथड है जो आइडेंटिफाई करता है कि आपने कॉस्ट को किस तरीके से प्रोडक्ट को असाइन करना है। सेकेंड थिंग इज दैट एलोकेशन बेस कि आपने एलोकेशन जो है किस तरीके से एलोकेशन को सेट करना इज अ वे टू मेजर द एलोकेशन प्रोसेस कि आपने किस तरीके से उस कॉस्ट को मेजर करना है। तो हमारे यहाँ नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपकी कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट या मेजर हो सकती है कि अगर आपके डायरेक्ट लेबर आवर्स के थ्रू हो सकती है या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के थ्रू हो सकती है या मशीन आवर्स के थ्रू हो सकती है। इसको थोड़ा सा और डीपली डिस्कस करते हैं सो दैट यू कैन हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेट्स सपोज कि हमने जो अभी एग्जांपल पहले डिस्कस की थी जीन्स को मैन्युफैक्चर करने की, तो हमने आइडेंटिफाई ये किया कि नंबर ऑफ जीन्स प्रोड्यूस तो है, तो नंबर ऑफ जीन्स प्रोड्यूस करने में कौन सा मेजर जो है वो ज़्यादा यूज हुआ। तो हमने कहा कि जीन्स जो है वो मशीन आवर्स के थ्रू यूज हो रहे हैं। एक मशीन 1 घंटे में या आधे घंटे में एक जीन्स को प्रोड्यूस करती है, तो मशीन जितने घंटे चलेगी हम उतने घंटे पे इसकी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने मशीन आवर्स आइडेंटिफाई कर दिए एज ए एलोकेशन बेस। अदर थिंग इज कि हमने लेट सपोज कोई सर्विसेज कंसर्न है तो उसमें सर्विसेज जब रेंडर कर रहे होते हैं तो उसमें नॉर्मली लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही होती है या हमारी जो कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं उनमें लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही होती है या डायरेक्ट लेबर आवर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब होता क्या है जब हमने उनकी कॉस्ट को मेजर करना हो तो हम कहते हैं कि जितने घंटे 1 घंटे में या एक मजदूर जो है वो इतने घंटों में ये वाली चीज करके देता है या इतनी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। लेट से हमने कहा कि एक रूम जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने में 8 आवर्स यूज होते हैं एंड 3 लेबर जो है पर्सन्स यूज होते हैं। तो हमने 3 लेबर पर्सन्स के 8 आवर्स कंज्यूम किए, तो हमने उन 8 आवर्स को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो हमारे पास टोटल लेबर आवर्स कितने आ गए 24 एंड देन we will multiply these 24 with the rate we are giving to that labor। तो उस तरीके से हमारी एलोकेशन बेस के थ्रू हमारी कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब हमारा प्रोसेस या हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जिसके भी थ्रू कैलकुलेट करी हो, उसे लेबर आवर्स के थ्रू करी हो, लेबर कॉस्ट के थ्रू करी हो, मशीन आवर्स के थ्रू करी हो या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के थ्रू करी हो, जिसके थ्रू भी करी होगी हम उस एलोकेशन बेस को कैलकुलेट करते हुए या मेजर के तौर पे यूज करते हुए प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट को कैलकुलेट कर लेंगे। अब
जब प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट का फॉर्मूला किस तरीके से वर्कआउट करता है, डेट वी से दैट एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट will be divided by the estimated total amount of the allocation base। और एलोकेशन बेस क्या होगी, आपकी ये चीज होगी, डायरेक्ट लेबर है या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है या मशीन आवर्स है। अब वो एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, लेट्स से कि हमने डायरेक्ट लेबर आवर्स को मेजर के तौर पे यूज किया, तो आवर को मल्टीप्लाई करेंगे विद द रेट वी आर ऑलरेडी गिविंग टू द लेबर, तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है डायरेक्ट लेबर आवर्स के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम उस एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट ऑफ द एलोकेशन बेस में प्लेस कर देंगे। तो हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट will be divided by the total amount of the allocation base, जो कि हमें हेल्प आउट करेगी इन द कैलकुलेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। फर्दर इसको अगर डिस्कस करें तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, that we said the total amount of allocation base। अब टोटल अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस में दो चीजें ऐड हो रही होंगी, उसके अलावा टोटल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ऐड हो रहा होगा और फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपके पास जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कॉस्ट फॉर्मूला को, तो हमने कहा था y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब y इसमें क्या आ रहा था, डेट एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो y है टोटल एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, ये एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आ रहा है। इट मींस अगर हम यहाँ पे y प्लेस कर दें देन इट विल बी द सेम थिंग। तो y किसके इक्वल है, a प्लस बी एक्स, और आपकी टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू योर फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब a हमने कहा था कि इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन है, इंटरसेप्ट है तो हम इसको फिक्स्ड कॉस्ट कह रहे हैं। A is the estimated total fixed manufacturing overhead cost plus B into X। B is the variable manufacturing overhead cost per unit of the allocation base। B जो है वो रेट होगा, whereas X will be the activity level और the total amount जो कि हमें उससे रिलेट कर रही होगी, जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हम इन तीनों चीजों के थ्रू इस टोटल जो एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे। जब हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे देन वी विल डिवाइड द टोटल अमाउंट ऑफ द एलोकेशन बेस टू हैव द प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कि जब हमने उसको कैलकुलेट कर लिया तो फिर हम उसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं। तो हम अप्लाई इस तरीके से करते हैं दैट ओवरहेड अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर जॉब विल बी इक्वल टू द प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट ऑफ द एलोकेशन बेस इनकर्ड बाय द जॉब। तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास कितना टोटल जो है वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड ओवरहेड की कितनी जो है वो कॉस्ट असाइन हुई है।